मेरे दादाजी भवानीपुरा के अंदर हालीगवाल रहते थे। हालीगवाल का मतलब है हिंदी में बंधुआ मजदूर। मेरे दादाजी को मैंने हालीगवाल रहते हुए देखा और मेरे पिताजी को मैंने 1 साल हालीगवाल रहते हुए देखा। मेरा छोटा भाई यहाँ गार्ड की नौकरी करने लग गया था। मेरे एक बात समझ में आ गई थी कि जो चीजें मेरे परिवार ने देखी है मैं उसको बदलूंगा, कुछ भी करना पड़े मेरे को, किसी परिस्थिति का सामना करूंगा, कैसी वो, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। 2012 में मैंने एक कोचिंग खोली, फिर 2016 के अंदर हमने एक लाइब्रेरी खोली, 2018 में एक मैंने पीजी खोला, आरके गर्ल्स पीजी। तो ये 3 चीज कंटिन्यू चल रही थी, बढ़िया फर्स्ट क्लास, कोई समस्या नहीं थी। 2020 के अंदर कोरोना आया, अब इनकम आपकी जीरो हो गई। जब मैं एग्जीक्यूटिव बना तो मैं 300 नंबर का एग्जीक्यूटिव बना, और जब मैं कोऑर्डिनेटर बना तो मैं 200 नंबर का कोऑर्डिनेटर बना। जब मैं एबीबीएस बना तो मैं 89 नंबर का एबीबीएस बना। जब मुझे डीबीबीएस की पोस्ट मिली तो मैं 60वें नंबर का डीबीबीएस बना। जब मैं बीपीएस बना तो मैं 29वें नंबर का बीपीएस बना, और जब मैं अभी एसबीपीएस बनाऊं ना तो कंपनी के टॉप 20वें नंबर का एसबीपीएस बनाऊं। कोटा में इतनी संभावना है जितनी जयपुर में नहीं है। सबसे पहला कोटा की रिंग रोड, दूसरा पॉइंट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, तीसरा अगर अपन पॉइंट लेते हैं तालेडा और उसके आसपास का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो डेवलप हो रहा है ना, वो इस एयरपोर्ट को देखते हुए हो रहा है। चौथा कारण की अगर अपन बात करते हैं तो कोटा आपका क्या था, एजुकेशन हब। अब क्या है, एजुकेशन हब से एजुकेशन हब प्लस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्लस एरो सिटी। पांचवें कारण की अगर अपन बात करें, कोटा सबसे बड़ा बिजली और पानी का सोर्स है। छठा कारण की बात करूँ तो कोटा अभी क्या है कि अफोर्डेबल फेज में है। सातवें कारण की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग रेलवे नेटवर्क। आठवां कारण है एरो सिटी। 9वें कारण की बात करूँ तो कोटा का रिवर फ्रंट। और लास्ट अगर मैं कारण बताऊं आपका, साइकोलॉजिकल फैक्टर, कि जिस शहर में एयरपोर्ट आ जाता है ना उसको लोग टियर 1 और टियर 2 श्रेणी के शहर समझने लग जाते हैं। कोटा की परसेप्शन बदलेगी, उसकी ब्रांडिंग बदलेगी, और सबसे पहले वहां की रेटें बदलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उस विश्वास की है जो गिरकर भी उठना जानता है। एक बच्चा जिसने छोटी सी नाराजगी पर पढ़ाई छोड़ दी, 7 साल तक बकरियां चराई, स्कूल की दहलीज पर कदम नहीं रखा, लेकिन दिल के किसी कोने में पढ़ने का सपना जिंदा रखा। जब उन्हें पढ़ाई शुरू की तो इतनी ईमानदारी से की कि नवोदय में चयन हो गया। समय बदला, उसने बीटेक की, नौकरी की, अपने दम पर कोचिंग शुरू की, सैकड़ों बच्चों को सफलता का स्वाद चखाया। फिर आई महामारी, दरवाजे बंद हो गए, कमाई रुक गई और कर्ज ने घेर लिया। लेकिन जब इंसान हार मानने से इनकार कर दे तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। आज वही व्यक्ति कर्ज मुक्त है, सफल है, सम्मानित है। आज हम सुनेंगे आर के माली साहब की वो कहानी जो बताती है हालात चाहे जैसे हो, अगर इरादे मजबूत हो तो किस्मत भी झुक जाती है। स्वागत है आप सबका। तो स्वागत है आर के माली सर आपका। और आपके बारे में कई चीजें हैं जो आज पॉडकास्ट में बातचीत में पता चलेगी। आप स्कूल गए, फिर पढ़ाई छोड़ दी, बकरियां चराई, नवोदय में चयन हुआ और बाद में बीटेक किया। जीवन की शुरुआत में इतनी उथल पुथल, जरा विस्तार से बात बताइए ना, ये क्या था? एक्चुअली क्या कि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि या ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ कि जिसमें 10-12 घर है गांव में टोटली। इस गांव में बिलोंग करता हूँ मैं। हाँ। तो ये 1992-90 के आसपास की बात है। तो एजुकेशन का तो कोई महत्व ही नहीं था, या लड़कियों को तो पढ़ाने का सवाल ही नहीं था। लड़कियां तो सिर्फ काम करने का काम करती थी। हाँ। तो उस समय ऐसा हुआ करता था कि लोगों को एक दूसरे से लगा हुआ करता था कि फैमिली में कोई अगर कोई मेहमान आ रहा तो बच्चे का मन करता कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊं। तो हुआ यूं कि मेरे मामी जी कोई आए किसी दिन, तो मैंने माँ से बोला कि आज मुझे स्कूल नहीं जाना। बच्चा जिद करता ही जब भी कोई घर में मेहमान आता है तो मैं स्कूल नहीं गया। लेकिन पिताजी मेरे बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो जैसे शाम को उनको पता लगा कि मैं स्कूल नहीं गया तो उन्होंने मेरी इतनी भयंकर पिटाई करी, इवन मेरे कपड़े खोल के पिटाई करी मेरी। अच्छा। तो मेरे को इस बात से चिढ़ हो गई कि मुझे पढ़ना ही नहीं है। अच्छा अच्छा। बुरी तरह से चिढ़ हो गई जी। फिर उसके बाद मेरे जानकारों ने, मेरे जो रिश्तेदार सबने समझाया कि भाई पढ़ ले, लेकिन बोला कि मुझे जाना ही नहीं है, स्कूल ही नहीं है। स्कूल ही नहीं जाना मुझे, हाँ। पढ़ना ही नहीं है मुझे। जी। तो फिर पिताजी ऐसे करते करते 12 महीने निकल गए। तो फिर पिताजी ने सोचा यार कि अब करेगा क्या, कुछ तो करवाए इससे। तो मेरे पिताजी ने 3 भाई है। तो अच्छा। बड़े बड़े पिताजी की जो है बकरियां थी जो मेरे दादाजी चराते थे। जी। तो पिताजी ने सोचा कि यार क्यों ना मैं इसके लिए 2-3 बकरी ले आता हूँ और इसको भी अपने दादाजी के साथ भेज देता हूँ। तो मेरे पिताजी मेरे लिए 2 बकरियां लेके आए और मैं मेरे दादाजी के साथ जाना शुरू कर दिया। और ऐसे करते समय निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला। और आप यकीन नहीं करोगे उन 2 बकरियों की लगभग 45 बकरियां हो गई। अच्छा। फिर क्या हुआ कि ये बात 1992 के आसपास की है। फिर सन 1900, आपकी उम्र क्या थी उस समय?
आप देख लो 87 का मेरा बर्थ है। अच्छा 87। तो 97 में गाँव में एक साक्षरता अभियान आया था। जी प्रौढ़ शिक्षा के तहत जितने भी लोग अनपढ़ थे, जी उनको पढ़ाने के लिए गाँव के जो भी पढ़े लिखे लोग थे, उनको अपॉइंट करते थे। उस समय हमारे गाँव में लाइट भी नहीं हुआ करती थी। तो हमारे गाँव में एक लड़का था जय सिंह नाम का, उसको नियुक्त किया कि भाई रात को जो भी लेडीज अनपढ़ है, जी जो भी लोग अनपढ़ है, इनको तू पढ़ाएगा। जी तो ये मेरी सिस्टर मेरे से बड़ी है, तो वो भी पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो जाती थी तो मैं उसके साथ जाने लग गया अच्छा रात को। हाँ हाँ तो रात को फिर उसने स्वर व्यंजन ये सिखाया, ब्रैकेट सिखाया, तो वो क्या कि कैचिंग पावर तो थी सही। तो वहां से मेरे को ये लगा कि यार किताब पढ़ना सीख गया मैं, हाँ और मुझे 100 तक की काउंटिंग आ गई, और मैं वहां पे 20 तक के पढ़ने सीख गया। फिर मुझे एक साल बाद ये रियलाइज हो गया, मुझे एहसास हो गया कि यार अपन कौन सी दिशा में जा रहे हैं। तो मैं मेरे पिताजी से कहा कि मुझे तो पढ़ाई करनी है आप। तो सर एक इसमें बीच में बकरियां आपने कितने टाइम तक चलाई मतलब? लगभग 7 साल। 7 साल तक। हाँ हाँ अच्छा फिर हाँ हाँ मैं आप कंटिन्यू करिए वहां पे। हाँ। फिर तो सिस्टर के साथ आप पढ़ने मैं जाना स्टार्ट किया सिस्टर के साथ में, और लगभग 1 साल का वो एजुकेशन चला रात को, उसमें मैं किताब पढ़ना सीख गया। अच्छा किताब पढ़ने सीखने से मेरी दिमाग की बत्ती जली हाँ हाँ कि मुझे पढ़ना चाहिए। हाँ तो मैंने पिताजी से कहा कि अब मुझे पढ़ाई करनी है। हाँ, इस दौरान एक वाक्य भी हुआ था कि मैं किसी दिन खेत में बगीचा चला रहा था, जी दिन का टाइम था। तो जब मैं पहली बार स्कूल में गया था, तो वहां किसी बात पर मैं रो रहा था, बगैर चराते चराते। जी तो उधर से मास्टर निकले, तो बोला, उन्होंने बोला बेटा अगर तू पढ़ दो तो भाई आप डगरा में काम ही रोतो। तो मैंने मैंने मुझे वो बात मतलब अभी भी याद है, उन्होंने भाई बात बोली। हाँ, हाँ, तो फिर हर माँ बाप का ये सपना होता है कि यार मेरा बच्चा पढ़े, बिल्कुल और बिल्कुल। मेरे से 2 कदम आगे निकले। तो आपके मेरे पिताजी भी बड़े हुए हैं? बिल्कुल अनपढ़ है। अच्छा तो आपके पिताजी अनपढ़ है तो उनकी रुचि उनकी इच्छा आप पर है कि आप पढ़ें। हाँ पढ़े, हर पिता चाहता है कि मेरे बच्चे में मेरा सपना पूरा मेरा हो। सपना पूरा जी करे। जी 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 सपना पूरा करे, जिस तरह की जिंदगी में जिए जी उस तरह की जिंदगी नहीं जिए। कि हम्म, मैं आपको एक और वाक्य बताता हूँ कि हमारा गाँव है नमुकिया। हमारे जिस गांव में हमारे अब जिस गांव में रहते हैं उसका नाम है भवानीपुरा। जी तो नमुकिया गांव में हमारी जमीन जायदाद है, जी लेकिन मेरे दादाजी हम्म, भवानीपुरा के अंदर हाली ग्वाल रहते थे। हम्म, हाली ग्वाल का मतलब है हिंदी में बंधुआ मजदूर। बिल्कुल बंधुआ मजदूर है। तो मेरे दादाजी को मैंने देखा, मेरे दादाजी को मैंने हाली ग्वाल रहते हुए देखा, हम्म, और मेरे पिताजी को मैंने 1 साल हाली ग्वाल रहते हुए देखा। उसमें क्या होता है कि 12 महीने तक ये इनकी गाय भैंस चराएगा, इनके बैल चराएगा, इनके खेती करेगा, इनके खाएगा, इनके पिएगा, इनके रहेगा। अच्छा बंधुआ मजदूर का मतलब ये होता है कि वो 12 महीने तक उसी का है, वो हाँ वो किसी दूसरे के नहीं जा सकते। किसी एक दूसरे के नहीं जा सकते। तो उसमें क्या मिलता है फिर बंधुआ मजदूर? 12,000 में मुझे याद है, 12,000 में 12 महीने तक। अच्छा हाँ, अरे वाह। 12 महीने तक 12,000 के अंदर बंधा मजदूर तुमको रहना है। तो फिर आपकी पढ़ाई वापस शुरू हो गई फिर? तो फिर अब फिर क्या हुआ कि बकरियां बेच दी। मुझे बहुत तकलीफ हुई क्योंकि मेरा लगाव था, क्योंकि एक एक बकरी मेरे सामने हुई थी, तो मेरा उससे लगाव था उनसे, लेकिन जब बेची तब बहुत तकलीफ हुई। और आप ये देखो कि पास में गाँव है टोड़ी सागर, तो वहां पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ। और सबसे ज्यादा तकलीफ हुई कि उस स्कूल में मेरे जो छोटे ब्रदर है, हाँ, जो मेरे से 3 साल छोटे हैं, वो 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, और आप? और मेरा एडमिशन हुआ दूसरी क्लास में। अच्छा क्या बात है। तो दूसरी क्लास में हुआ, अब वहां मैं सबसे बड़ा, हाँ मतलब सबसे अलग ही लग रहा दिखने में। हाँ हाँ लेकिन मेरे एक बात समझ में आ गई थी कि हाँ जो चीजें मेरे परिवार ने देखी है हाँ या मेरे पीढ़ियों ने देखी है, मैं उसको बदलूंगा। हाँ, तो शर्म जो भी मुझे आई, लेकिन मैं मगर कुछ भी करना पड़े मेरे को, हाँ, किसी परिस्थिति का सामना करूंगा, चाहे कैसी भी हो, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। हाँ, तो फिर स्टार्ट किया। 15 दिन बाद में आके टीचरों ने निर्णय लिया कि यार लड़का पढ़ने में होशियार है, हाँ, हाँ, पढ़ने में ठीक ठाक है, जी और इसको थोड़ा प्रमोशन करते हैं। तो जी मेरा तीसरी क्लास में उन्होंने प्रमोशन कर दिया हाँ हाँ 15 दिन के अंदर। हाँ, फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, और ये आप यकीन नहीं करोगे, 12 महीने बाद जब रिजल्ट आया ना, क्लास का टॉपर था और उस स्कूल का टॉपर था मैं। अच्छा दोनों जगह पे टॉपर करा, क्या बात क्लास में और पूरी स्कूल में। फिर ऐसे चौथी क्लास हुई। 5वीं क्लास में एक एग्जाम लगता है जवाहर नवोदय विद्यालय का, जी तो वो एग्जाम मैंने दिया, और मेरा जैसे एग्जाम दिया मेरा सिलेक्शन हो गया नवोदय में? नवोदय में। अरे वाह क्या तो बात है। हमारा जो नवोदय तो लगता है, आपकी पढ़ाई बाकी की 5वीं मतलब 6 क्लास से? हाँ मेरी तीसरी से 5वीं तक मेरी टोड़ी सागर राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मेरी पढ़ाई हुई। जी उसके बाद 6 क्लास से मैं जवाहर नवोदय विद्यालय छान टोंक में चला गया। अच्छा हमारा नवोदय विद्यालय क्या है, छान में लगता है, जी 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 तो वहां पर मैं चला गया। हाँ हाँ और जब मैं बकरा चराता था तो मेरी सगाई भी हो गई थी। अच्छा और उस समय तो आपकी उम्र
बाल विवाह होते थे उस समय। अच्छा, अच्छा, अब आपको हाँ, बाल विवाह होते थे तो मतलब भाई हाँ जल्दी करते हैं। जैसे मेरी दोनों सिस्टर है, उनकी उनकी 1997 में उनका शादी हो गई थी, जी, जी, तो बाल विवाह होते हैं। लेकिन मैं जब नवोदय में चला गया तो वहां जाने के बाद मेरी लाइफ बदल गई पूरी तरह से। अच्छा, वहां पर क्या कि एक सिस्टम है, जी, वहाँ अनुशासन है हुँ, कि सुबह 5:30 बजे उठना है, फिर मॉर्निंग वॉक पे जाना है, खेल के आना है, फिर नहाना धोना है, फिर ब्रेकफास्ट जाना है, फिर क्लास जाना है, फिर 1 बजे आना है, फिर लंच करना है, फिर वापस स्कूल जाना है, फिर 4 बजे आपकी छुट्टी होगी, फिर जी, आपको खेलना कूदना है। अच्छा, एक सिस्टम बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ बहुत नियमित। जबरदस्त, और वहाँ के जो टीचर है ना वो भी बहुत जबरदस्त है। हुँ, हुँ, तो वहाँ जाने के बाद फिर मैंने इस सगाई की शादी की बात चली कि अब इसकी शादी कर देते हैं, तो मैंने घर साफ मना कर दिया कि मुझे अब शादी करनी नहीं है। जो मैं पढ़ूँगा लिखूँगा, मुझे मौका मिला है, तो अब मैं अपने पैरों पे खड़ा होऊँगा, बाद में सोचेंगे। तो फिर उनको तो शादी करनी थी सामने वालों को, तो फिर उन्होंने बोला कि हमें तो शादी करनी है, हम तो फिर ही करेंगे। तो फिर उसकी शादी हो गई और मैं बच गया उस टाइम पर। अरे क्या बात है हाँ, सर! लेकिन आपने उस समय निर्णय ले लिया नवोदय में जाने के बाद में कि आपने मतलब सगाई के लिए कह दिया कि शादी नहीं नहीं करनी। करनी मुझे शादी। फिर वहाँ पे मैंने क्लास टॉप करी। मैं जहाँ भी रहा हूँ, लीडर रहा हूँ। एक और वाकया हुआ वहाँ पर हुँ, कि जैसे पिताजी मेरे को लेकर गए, जी। तो वहाँ पर इंटरव्यू वगैरह होता है एक बार। तो बोला, "यार लड़का तो समझ बहुत बदमाश लग रहा है।" तो मेरे पिताजी बोले, "भाई ऐसा तो कोई बात नहीं है, अच्छा लड़का है।" तो फिर बाद में जिस व्यक्ति ने कहा था वो गलती से बाय डिफ़ॉल्ट हमारे क्लास के टीचर भी बन गए, हाँ, हाँ, और 15 दिन बाद उनको रियलाइज़ हुआ तो मेरे को उन्होंने क्लास का मॉनिटर बनाया। हाँ, हाँ। और 1 साल बाद बोला कि यार रामकिशोर मेरे से थोड़ी-सी गलती हुई है, और पता नहीं मुझे क्यों लगा, हम रात-दिन बच्चे पढ़ाते हैं इतने लोग, तो तेरी शक्ल जैसा लगा लेकिन तू बिल्कुल अलग अलग निकला चीज़ों को लेकर तो के। नवोदय में आपकी कोई हॉबी बनी, ऐसी कोई खेल-कूद में? हॉबी मैं मेरी कबड्डी बल्कि मेरा फ़ेवरेट गेम है, जी, और कबड्डी के अंदर मैं नेशनल खेला हुआ हूँ। अंडर 14 की जो टीम बनती है, जी, उसके अंदर, उसमें हमारा तीसरा स्थान रहा था उस टाइम पर। यहाँ पर उसका गेम मध्य प्रदेश में एक जगह है सीहोर करके, हाँ। एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर वो चैंपियनशिप हुई थी, तो वहाँ पर मैं अंडर नेशनल। 14 में आप नेशनल खेल चुके हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, क्या बात कबड्डी है के सर! अंदर। ये हाँ, हाँ। तो ये मेरे लिए गेम्स का बहुत है, हुँ, बाकी क्रिकेट खेलने का मुझे थोड़ा बहुत शौक है। जी, जी, जी। फिर मैंने 11th में मैं गणित में अच्छी रुचि रही है शुरू से ही। मेरे जी, 10th में भी 90 प्लस मार्क्स थे मैथमेटिक्स में। अच्छा। तो फिर मैंने साइंस में लेने का निर्णय लिया। 12th करने के बाद में फिर मैंने आरपीटी का फॉर्म भरा, और उसके तेज़ मेरा बीटेक में सिलेक्शन हुआ। तो यहाँ पर एक जयपुर में कॉलेज है, वहाँ से मैंने बीटेक करी। हुँ, 2007 में मैंने स्टार्ट किया, हुँ, और 2011 में जब मेरा 7वाँ सेमेस्टर चल रहा था, तो मैं जयपुर रहने लग गया था। जी, अब बड़ी समस्या है कि मैंने आपको बताया कि मेरी घर की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। जी, जी, जी। एक समय ऐसा भी था कि मतलब पिताजी से ₹10 माँगने में शर्म आती थी कि ₹10 कैसे माँगे? अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं जयपुर रहने लग गया, और मेरे छोटे वाले ब्रदर भी मेरे साथ यहाँ रहने लग गए। जी, तो ये बात है 2008 के आस-पास की, मेरा छोटा भाई यहाँ गार्ड की नौकरी करने लग गया था, जयपुर में? ₹3000 में। हुँ, हुँ, जीटी के अंदर गार्ड की नौकरी करता, ₹3000 में उसे हम किराया-विराया देते हैं और अपना काम चलाते हैं। जी, फिर उसका बाद में बीएड में सिलेक्शन हो गया, तो अच्छा। फिर वो चला गया। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि यार अब क्या करें? अब पैसे कहाँ से लाएँ? हुँ, तो फिर मैंने एक नौकरी ढूँढने का प्रयास किया, और फिर 7वें सेमेस्टर में मैंने एक कंपनी जॉइन करी, वेबो ग्लोबल लिमिटेड, जो सीतापुर में है, एमएनसी कंपनी है। हुँ, तो पर वो जो नौकरी जो मैंने जॉइन करी वो रात में करी, हुँ, रात की शिफ्ट में, ताकि मेरी दिन में पढ़ाई-वढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो। अच्छा। हाँ, और मेरे ₹12,000 महीने में उसमें मेरी जॉइनिंग हुई थी उस समय, तो मेरे लिए सफिशिएंट थी वो चीज़ें। जी, जी, तो जी। फिर वो उस नौकरी को मैंने कंटिन्यू किया, और 2011 मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, और वो नौकरी भी मैं करता रहा। लेकिन मुझे एक बात ये समझ में आ गई थी कि यार नौकरी से काम चलने वाला नहीं है, हाँ, हाँ, क्योंकि इतने से पैसे से कुछ होगा नहीं है। तो फिर 2012 में मैंने एक कोचिंग खोली, हाँ, हाँ, आर के कोचिंग क्लासेस के नाम से, जिसमें 8वीं से 12वीं तक हम साइंस, मैथ, इंग्लिश पढ़ाते थे। हाँ, मैथ्स मैं खुद पढ़ाता था, साइंस मेरे ब्रदर पढ़ाते थे, और इंग्लिश का एक टीचर हायर कर रखा था हमने, जी, जी, जी। और बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर 2016 के अंदर हमने एक लाइब्रेरी खोली, जीके स्टडी पॉइंट के नाम से, यहाँ ज्योतिबा राफुले कॉलेज के पास में, हुँ, हुँ, और वो बहुत बढ़िया चल रही थी। हुँ, और हमारा इतना व्यवहार इतना अच्छा था कि लड़के मतलब फुल भरे रहते थे हमेशा। और सर आप यकीन नहीं करोगे कि उस लाइब्रेरी से लगभग 150 लोग मेरे अभी मेरी नज़र में जो वहाँ से नौकरी लगी पढ़ कर के। हुँ, मुझे बहुत गर्व होता है इस बात के ऊपर हुँ, हुँ, कि अपने कुछ एक अच्छी चीज़ खोली, हुँ। उसे लोग अच्छा उनको अच्छा हाँ, रेटिंग मिला, अचीवमेंट हुआ। अचीवमेंट उन्होंने लिया। जी, जी, जी। फिर इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सोशल चीज़ों में आ चुका था, 2018 में एक मैंने पीजी खोला, आरके गर्ल्स पीजी। हुँ। तो ये 3 चीज़ कंटिन्यू चल रही थी, बढ़िया फर्स्ट क्लास, कोई समस्या नहीं थी। और अब मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हुई,
तो आपने पहले से तय कर रखा था कि मेरी ये पढ़ाई पूरी करने के बाद में मुझे क्या करना है, या रास्ते में चलते चलते ये तय हुआ कि भाई अब जो भी मिलेगा करना तो है? सर वो नौकरी तो मैंने मजबूरी में ज्वाइन करी थी, जी। लेकिन शुरू से ये था कि मुझे बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। आपका मिशन पैसा कमाना हाँ, था। पैसा कमाना था, हाँ। लेकिन कमाऊंगा ईमानदारी से, अच्छा। मेहनत करके। हाँ, हाँ, हाँ। इसलिए मैंने एक चीज से संतुष्ट नहीं हुआ, मैं सिर्फ कोचिंग से संतुष्ट नहीं हुआ, फिर मैंने लाइब्रेरी खोली उससे संतुष्ट नहीं हुआ, तो मैंने पीजी इसलिए खोला कि ज्यादा पैसा कैसा है, अच्छा। इसलिए ये तो इसके लिए पैसे वैसे थे आपके हाँ, पास? नहीं इसके लिए कुछ पैसे थे और मैंने सारा कर्ज से लिया। अच्छा, लोन हाँ, लिया। मैंने बैंक से एक पीएल लिया, मतलब हाँ। 12-13 लाख रुपए तो मैंने एक पीएल लिया, हाँ, हाँ। और कई लोगों से उधार लिए, और इन सबसे भी मिला करके मान के चलो कि 1.5 से 2 लाख रुपए की मेरी इनकम हो जाती थी। जी। दोनों भाई मिलकर हाँ। इसको चलाते थे हम। हाँ, अब हुआ यूँ सर कि 2020 के अंदर कोरोना आया, हाँ, और स्थिति ये कि बच्चे पहले से जाने लग गए थे, क्योंकि जनवरी से खबर आने लग गई थी, हाँ, तो बच्चे भी छोड़ के जाने लग गए थे। हाँ। तो हम भी होली पे गाँव गए हुए थे। तो 21 मार्च की बात है कि 21 मार्च को मेरे बच्चा हुआ था, तो उसका ढूँढ हमारे गाँव में ढूँढ आता है बच्चों के, होली के जी, बहन-बेटी ढूँढ जी, लेके आती है। जी। तो मोदी जी का रात को फ़ोन आया, भाई जो जो जहाँ पर वो वहीं पे रहेगा। हाँ, तो हम वापस गए। अब वहाँ गाँव में कोई चिंता नहीं थी, कोई कोरोना की टेंशन नहीं, छोटा-सा गाँव है। खेत आराम से खेत पे जाते, घर आ जाते, और पिताजी भी बहुत खुश हो गए, माताजी बहुत खुश हो गई कि ऐसे तो रुकते नहीं है। हाँ, अब वो एक पोता है, एक पोती है, हाँ, तो साथ में बच्चे भी साथ में, से बढ़िया क्या हो सकता है? हाँ, तो माँ-बाप एक ही बात बोले, बड़ा खाओ पियो और मस्त रहो। अब वो ये बात बोले, लेकिन हम अंदर ही अंदर पीड़ित। आपका यहाँ लोन पुकार रहा था हाँ, आपको। अंदर अंदर टेंशन हो रही है कि भाई जी, एक्चुअली क्या होता है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि जिस आदमी की जितनी इनकम होती है ना, जी, वो उस हिसाब से कैसे बांटता है। हाँ, किसी आदमी की 20,000 रुपए की इनकम है, जी, तो उस हिसाब से कैसे पड़ेगा। जी, किसी जी, आदमी की इनकम 50,000 है, तो वो इस हिसाब से खर्चे पालता है। किसी की 1 लाख रुपए या 1.5 लाख है, तो उस हिसाब से खर्चे पालता है। तो 1.5 लाख की इनकम है, तो मान के चलो कि 50-60,000 के खर्चे तो पालेगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अब इनकम आपकी जीरो हो गई हाँ, 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 हाँ। पूरी तरह से। तो हमें रात को नींद नहीं आया, बहुत टेंशन में आ गई इस चीज को लेकर के। अच्छा, लेकिन एक सबसे प्लस पॉइंट रहा मेरे जीवन का, मेरा भाई, अच्छा। वो हमेशा एक बात बोलते हैं, उसमें आपसे बोलता था, छोटे? छोटे हैं मेरे से, हाँ, हाँ, लेकिन एक बात है कि भाई साहब चिंता नहीं करना, हाँ। दोनों भाई मिलके जो भी कर लेंगे। अरे क्या बात है! ये बात बहुत बड़ी बात है सर। ये जीवन का सबसे प्लस पॉइंट है। और लोग बागा में राम लक्ष्मण की जोड़ी बोलते हैं कहीं ना कहीं, कि मैं उसका इतना ही ध्यान रखता हूँ, जैसे वो मेरा इतना ही रेस्पेक्ट करता है, जैसे हाँ। भगवान श्री राम का लक्ष्मण करते हैं। मेरा नाम भी राम से स्टार्ट होता है। जी, 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 जी। तो ये मेरे लिए जीवन का सबसे प्लस पॉइंट था। हुँ, हुँ, तो सर मार्च में हम फंसे, जून में हम वापस जयपुर आए। हुँ। जयपुर आने के बाद में हमने कोई नौकरी, सब कुछ बंद है। अब नौकरी की बात देखो आप, मेरी नौकरी कंटिन्यू चल रही है। मेरी नौकरी 2011, अच्छा, कितने टाइम की मेरी थी? मार्च 2011 से लेकर के मार्च 2020 तक मैंने नौकरी करी, अच्छा, उसी कंपनी में? उसी कंपनी में, एक ही कंपनी में। और हुआ यूं कि फिर हमें, मुझे चिंता नहीं थी, यार चलो ठीक है पैसे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी अपनी आती रहेगी। तो कंपनी ने भी निर्णय लिया कि आपको 15 दिन की सैलरी मिलेगी, कोरोना की वजह से? कोरोना की वजह से 15 दिन काटनी पड़ेगी। तो मुझे इस बात का गुस्सा हो गया हाँ, हाँ, कि यार जिस कंपनी में अपने 9 साल काम किया, हाँ, हाँ। और अब जब आसमां आया, जब दुख का समय आया, तो यही साथ नहीं है, किस्तें बाउंस हो रही है, तो बहुत भयंकर पीड़ा में आ गया हूँ। हुँ, इससे पहले एक मेरे मित्र है, एक बनवालाल बेरवा जी, जो मेरे आज इस कंपनी में सीनियर है। तो 2018 में इस कंपनी में है। तो 2019 से मेरे को अप्रोच कर रहे थे वो, कि यार ऐसी-ऐसी कंपनी है और भाई साहब ये काम भी आप कर लो साथ किस में। कंपनी में? गूगल कृपा कंपनी। तो वो 2019 से अप्रोच कर रहे हैं मेरे को, अच्छा, कि आप इस तरह की कंपनी है, काम कर लो। जी। तो एक्चुअली क्या है कि मेरा 2011 से दोस्त है। तो एक्चुअली क्या होता है कि उसको मैं पिछले 11 साल से मोटरसाइकिल पे देख रहा हूँ, हुँ, और मेरे पास गाड़ी मेंटेन कर रहा हूँ मैं 4 व्हीलर में। तो मुझसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता, हुँ, भाई चल ठीक है मैं आपके साथ आने की रेडी हूँ, हुँ, लेकिन कमाता कितना महीने का? बोला कि यार भाई साहब 30 से 35 हज़ार रुपए महीने का मैं कमा लेता हूँ। और मैं वहाँ ऑलरेडी मतलब 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए कमा रहा था। तो ये आदमी का ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा कमा रहा है ना, तो कम कमा रहा है कभी नहीं जाएगा। हुँ, हुँ, बिल्कुल। तो मैं वो हर बार इग्नोर करता है इस चीज़ के लिए। हुँ, और जून में फिर हम लोग कोरोना 2020 में आने के बाद में हमने ये निर्णय लिया हुँ, कि खर्चे तो लगातार चल रहे हैं। उस समय एक ट्रेंड चल रहा था हुँ, कि लोग मोना-मोटी से गाड़ी की डिक्की में नारियल भरते हैं और रोड पे गाड़ी को लगाते हैं और वहाँ नारियल बेचते थे। तो हम दोनों भाइयों ने निर्णय लिया कि अपन क्या करेंगे, 1-2 दिन में प्लान करते हैं कि मोना-मोटी से गाड़ी की डिक्की में नारियल भरेंगे और कहीं न कहीं हम रोड पे लगाएँगे, नारियल बेचेंगे। हरे वाले नारियल जो आते हैं।
नारियल जो, क्योंकि हाँ। क्योंकि उसमें लोगों को ये लग रहा है कि इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी तो कोरोना में थोड़ी, तो लोग खूब पी रहे थे नारियल। जी, जी, जी। तो हमारे दिमाग में यही आइडिया कि जो चल रहा है वही करते हैं अपन। हुँ, लेकिन क्या हुआ कि फिर 2020 में बनवारी जी मेरे घर आए उस दिन, हुँ, और आके बोले कि भाई साहब क्या हाल चाल है। हुँ, मैंने कहा बनवारी मेरी हालत बहुत खराब है, हुँ, मेरे पास लाइट के बिल चुकाने के पैसे नहीं है। हुँ, हुँ, तो बोला कि भाई साहब मैं आपको 2019 से बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ आ जाओ, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ आप मेरे साथ आ जाओ। तो मैंने उनको 2 बातें सुनाई। मैंने कहा अब आदमी क्या करता है कि खुद की तरफ जाता है कि कोरोना में मेरी ऐसी स्थिति हो रखी है कि लाइट के बिल चुकाने के पैसे नहीं देता, मैं फ्रूट बेचूंगा किसको? हाँ, बात तो सही है। आपका क्वेश्चन भी सही है। मैं फ्रूट बेचूंगा किसको? तो बोला भाई साहब आप बहुत जिद्दी है आप। हुँ, उनका जिद्दी की बात नहीं, मैं वास्तविक बात करता हूँ, हुँ, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ हुँ, कि अभी लोगों को टेंशन में जी रहे हैं लोग, आप फ्रूट लेगा कौन है? आप सोच के देखो आप। तो यहाँ अभी तो जीवन की पड़ी है और आप कह रहे हो प्रॉपर्टी कर लो और हाँ, भविष्य की बातें करेंगे। हाँ, और दूसरी बात मुझे चाहिए इंस्टेंट इनकम। हुँ, तो मैं उस बात से उस दिन भी एग्री नहीं हुआ। हुँ, हुँ, फिर ये बात सितंबर के आसपास की, सितंबर में मैं एक दिन उसको शाम को फोन किया, हुँ, मैंने बनवारी कहा हुँ, कि भाई साहब मैं ऑफिस हूँ। तो मैंने उसको और 2 बातें सुनाई। मैंने कहा यार सारा कोरोना में सारे ऑफिस बंद पड़े हैं, हुँ, तेरा ऐसा कौन सा ऑफिस आ गया भाई जो खड़ा है कि भाई साहब आप आ जाओ ऑफिस? उसने लोकेशन भेजी, हुँ, तो मैं लोकेशन पे के माध्यम से पहुंच गया ओके प्लस की बिल्डिंग मानसरोवर, हुँ, 7वें फ्लोर पर 702 के सामने, फोन पे बात कर रहा। अब उसने पहले एक बंदा तैयार कर रखा वहां पर, राजेंद्र कुमार सैनी के नाम से, मैं उनको एक गुरु की तरह मानता हूँ आज। हुँ, तो हमारे से यही होता है अक्सर कि जैसे कोई दोस्त दोस्त की बात कम मानता है तो कोई सीनियर के साथ बैठाता है ताकि वो चीजें उसको समझा सके। तो 6 बजे से मेरा उन्होंने क्लास चालू करी राजेंद्र जी ने, हुँ, और हम 9 बजे तक बैठे रहे रात को। उन्होंने अच्छा। मेरे को कंपनी के बारे में बताया कि कंपनी का क्या विजन है, क्या मिशन है, किस तरह से काम कर सकते हैं, किस तरह की चीजें हो सकती है। हुँ, तो ये सब सुनने के बाद में मैंने एक बात दिमाग में क्लिक कर गई कि यार नारियल तो बेच लेंगे, आज नहीं तो कल भी बेच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार कर लेना चाहिए। करके देख लें, काम करके देख हाँ, लें अच्छा इसको। इतना ही टाइम खराब हो गया तो एक बार अपन को कर लेना चाहिए। जी, 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 जी। तो फिर मैंने अक्टूबर में ये काम चालू किया। 2020 अक्टूबर में। हाँ, तो ये मान के चलो कि 2020 का समय था ना, मेरे लिए बहुत ही क्रिटिकल समय था। हुँ। मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजरा हूँ। तो जो आपका कर्ज था उस समय, जब आप कर्जदार थे, तो किन्हीं लोगों ने आपकी मदद की? फिर इस वक़्त मैं बताता हूँ सर, मदद तो खैर किसी ने मेरी की नहीं, हाँ, लेकिन मेरे को मार्गदर्शन तो बनवारी जी ने दे ही दिया था। हाँ। और ऐसा घटनाक्रम हुआ था कि आप अगर पीजी को खाली करें, तो पैसा भी देना पड़ेगा। जी। तो उसमें ये हुआ था कि कुछ मकान मालिक ऐसे थे, हुँ, जो थोड़ा-सा सेंसिटिव थे, उन्होंने कोऑपरेट किया। जी। भाई हम 3 महीने का, 4 महीने का रेंट नहीं लेंगे, हुँ, हुँ। और हमने को सामान खाली कर दिया। एक मकान मालिक ऐसा था सर, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मतलब इतना इतना धूर्त टाइप का आदमी था कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हमें सामान खाली नहीं करने दिया, हमारी गाड़ी रख ली वहाँ पर, और आप यकीन नहीं करोगे, मेरी जो वाइफ है ना, हुँ, अपने खुद के गहने गिरवी रख कर के सामान खाली करवा के लाई थी वहाँ से। क्या बात कर रहे हैं? और और इस टेंशन में मैं बीमार हो गया, हुँ, हुँ। और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया 7 दिन के लिए। वही कोरोना का उसी उस काल जस्ट कोरोना। जॉइन करने के पहले की बात है ये। हुँ, इस हुँ। कंपनी को जॉइन करने के पहले की बात है ये। 7 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। तो वो समय था ना, इतना खतरनाक समय था कि मेरे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ? और ये मान के चलो कि लगभग मेरे 35 लाख रुपए का कर्जा हो गया। हुँ, हुँ, अब जिस आदमी के 35 लाख रुपए कर्जा हो जाए ना, हुँ, तो मतलब वो सद्बुद्ध खो दे देता है। हुँ, 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 इतनी बुरी स्थिति हो गई थी। हुँ, लेकिन 2020 का समय ही, हुँ। मैं एक बात तो बिलीव करता हूँ सर, जी, कि ईश्वर अगर एक रास्ता बंद करता है ना, तो हुँ। दूसरा रास्ता अवश्य क्या खोलता है। बात है! ये जज़्बा है, ये विश्वास है। ये बात आपने एकदम सही कही। लेकिन सिर्फ है उस रास्ते को पहचानने की, उस पे चलने की। तो मैंने एक गूगल कृपा रास्ता, जो गूगल कृपा का जो रास्ता है, वो मैंने पहचान लिया, और मैंने इस पे चलना स्टार्ट कर दिया। जी, 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 जी। और मेरा किस्मत देखिए, मेरा भाग्य देखिए कि मेरे सीनियर ने कहा कि आपको ऐसे करना है। हुँ, हुँ। तो आता तो मैं 2000, वैसे तो मैं 2019 में भी आ जाता इस कंपनी में, जी। उनके कहने के हाँ, अनुसार, हाँ, लेकिन हाँ। 3 बड़े कारण थे, हाँ, जिससे मैं नहीं आ रहा था। हाँ, हाँ। पहला बड़ा कारण तो ये था कि जो आदमी सेल्स का काम नहीं जानता, हुँ, उसकी नज़र दौड़ती है अपने जानकारों तक, अपने रिश्तेदारों तक, या अपने दोस्तों तक। तो मैंने नज़र दौड़ाई, तो मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं लगा कि प्लॉट खरीद सकता है। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। भाई जो आदमी सेल्स का काम जानता नहीं है, तो वही तो यही करता है। हाँ, हाँ, हाँ। दूसरा कारण ये था कि उस समय हम लोग बहुत सुनते थे कि यहाँ पर 1 प्लॉट के 2 पट्टे दे दिए, 3-3 रजिस्ट्रियाँ करा दी, प्लॉट किसका है? हाँ, जयपुर में उस समय बहुत फ्रॉड था। बहुत फ्रॉड हमने था। भी सुना था कि जयपुर में ज़मीन है ना, ज़मीन आपकी है, आपकी ज़मीन उनको बेच दी, उनकी ज़मीन उनको बेच दी, ऐसा हमने भी बहुत सुना था। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, तो ये दूसरा डर था। फिर मैंने सोचा कि अगर किसी को अपना कन्विंस कर भी लिया, रिश्तेदारी में कैसे प्लॉट दिला भी दिया, अगर उसमें डिस्प्यूट निकल गया, तो आज ज़िंदगी में बददुआएँ देगा।
मैं आज भी इस चीज से बहुत डरता हूँ हाँ, कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँ कि मुझे कहीं से बददुआ मिल जाए। सही सही बात है। और तीसरा कारण था कि प्रॉपर्टी की छवि ठीक नहीं थी, जी। उस समय तो बिल्कुल नहीं थी हम्म, कि आज दिन भर आदमी प्रॉपर्टी का काम करेगा, रात को वो ऐसी करेगा, हम्म, वो दारू पानी पार्टियां, तो अपन इन चीजों में कभी इन्वॉल्व हुए नहीं। तो वो भी डरता कि कहीं ना कहीं इस गलत संगत में चले गए हम्म। तो ये 3 कारण थे, इसलिए मैं 2019 में अगर मैं आ जाता आने में तो, लेकिन ये कारण थे मेन जो मैं आना नहीं चाह रहा था। प्रॉपर्टी के नाम से लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं वो एग्जैक्ट आपने बताई वही है। बिल्कुल। और मतलब मैं तो ये मानता हूँ 50% लोग तो ऐसे मिलते भी हैं। हम्म, प्रॉपर्टी में चीट हुए तो सैकड़ों लोग मिलते हैं। हम्म। आप किसी से भी बात कर लो तो कहते हैं हाँ यार मैंने वहाँ प्लॉट लिया था उसमें ये हो गया वो हो गया। तो प्रॉपर्टी में चीट है तो फिर आपका जो है मामला आगे बढ़ता फिर रहा। इस कंपनी में आने के बाद में, फिर यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तो चीजें ही अलग है। ये तो एकदम कारपोरेटर लेवल काम है, जी। या आपको झूठ पकड़ नहीं करना, आपकी सब चीजें फिक्स है यहाँ पर, अच्छा अच्छा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ, और इवन ये भी नियम बना हुआ कि आपने प्लॉट लिया और मैंने भी प्लॉट लिया, तो जब भी आप प्लॉट बनाओगे तो एक नियम बना हुआ कि आप कंपनी को इन्फॉर्म करोगे, साइट इंजीनियर जाएगा और नीम खुदवाएगा आपकी। और जब तक नीम बाहर नहीं आएगी वो आपकी निगरानी रखेगा। इससे क्या होगा, इससे आप मेरी जमीन दबा नहीं सकते, अगर मैं बना रहा हूँ तो मैं आपके दबा नहीं सकता, अरे वाह। तो उस बात की चिंता ही नहीं है। इनकी कॉलोनी का ये नियम ये नियम है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, हाँ हाँ। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो फिर आपने प्लॉट बेचने शुरू कर दिए इनके। हाँ, मैंने प्लॉट बेचने शुरू कर दिए, और देखो आप ताज्जुब करोगे कि मेरा सपना मेरी वाइफ का सपना हुआ करता था कि मुझे मतलब फ्लैट में बैठना, बाहर घूमना, विदेश घूमना है। एक्चुअली मेरी जो वाइफ है वो 4 सिस्टर है। बड़ी सिस्टर की मेरी शादी हुई, मेरे ससुर जी को एक्सपायर हुए आज लगभग 25-30 साल हो गए। जी। तो मेरी चाची ससुर ने वो शादी करी थी। तो वो क्या सीमेंट की एजेंसी चलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटी तेरे को ना अभी विदेश भेजेंगे हम। तो मेरी वाइफ ने उस समय एक सपना पाल लिया, आपके चाचा चाची ससुर ने। जी। तो बोला कि तेरे को विदेश भेजेंगे हम, हमारी ये एजेंसी है तो हमें टूर मिलते रहते हैं, तो आप दोनों को हम लोग विदेश भेजेंगे। तो मेरी वाइफ के मन में उसी टाइम एक सपना हो गया कि मैं विदेश जाऊंगी। 2014 में शादी हुई, और 6 साल में चाचा जी ने ध्यान नहीं दिया और खुद ही घूमते रहे, हमें कभी नहीं घुमाया। लेकिन उसके मन में एक इच्छा हो गई कि मुझे विदेश जाना है। और जैसे मैं इस कंपनी में आया, और 15 दिन में ही सर मैंने एक टूर अचीव किया गोवा का। मेरे 1.5 साल का बच्चा था उस टाइम पर। और देखो आप, अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया, और अब 29-30 दिसंबर को हम वहां थे गोवा में, अच्छा, अचीवमेंट कर लिया। अचीवमेंट करके। हाँ। और तो वहाँ सेल्स की दुनिया में सफलता के लिए सबसे जरूरी आप किसे मानते हैं? सेल्स की दुनिया में आदमी कैसे सफल हो सकता है? सर मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से स्वर व्यंजन सीखे बिना आदमी किताब नहीं पढ़ सकता, जी। उसी प्रकार रियल एस्टेट सेल्स की अगर बात करते हैं तो इसके स्वर व्यंजन सीखे बिना आदमी जीवन में सफल नहीं हो सकता। तो इसके इसके स्वर व्यंजन क्या की है? बात करें तो सबसे पहले लिस्ट बनाना, अच्छा। फिर कॉलिंग करना, हाँ, फिर विजिट पे बुलाना और विजिट करवाना, हाँ, फिर उसका फॉलो अप लेना, हाँ, फिर उसकी बुकिंग करवाना, फिर उसको क्लोज करना, हाँ। और फिर उससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाना, अच्छा। और फिर उससे वापस रेफरेंस जनरेट करना। हाँ हाँ। तो ये रेफरेंस जनरेट हुआ, फिर वही क्रम उसके साथ दोहराओ आप पूरा, क्या बात है। फिर उससे आप रेफरेंस लो, फिर वही क्रम आप दोहराओ आप। हाँ हाँ। तो इससे क्या होगा कि क्लाइंट की तो कभी आपके पास कमी होगी ही नहीं, कभी आपके पास में बिल्कुल। कभी कमी नहीं होगी इस चीज की आपके पास में। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और सेल्स की अगर बात करें तो हाँ। सेल्स की दुनिया में कामयाबी के 3 दरवाजे मेरी नजर में। क्या क्या? सबसे पहला दरवाजा अपने घर का, हम्म, जितना जल्दी हो सके घर को छोड़ देना चाहिए उसको। अच्छा। दूसरा दरवाजा ऑफिस का, हाँ, आप ऑफिस के दरवाजे पे जाइए, उसको आप प्रणाम करो और आप फील्ड में निकल जाओ। और तीसरा दरवाजा कस्टमर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वहां आप टेंट लगाकर बैठ जाओ जब तक कि आपको बुकिंग अमाउंट का चेक नहीं मिल जाए। ओहो क्या बात है, बढ़िया। तो ये 3 दरवाजे हैं, इनकी पालना अगर ऐसे कर लेगा तो सेल्स में आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता आपको। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, सेल्स के क्षेत्र में बड़ी सफलता के लिए टीम जरूरी होती है ऐसा मानते हैं। तो टीम क्यों जरूरी होती है, आपको क्या लगता है? सर वो एक कहावत है ना राजस्थानी में कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, हाँ। अकेला चना घड़ा नहीं फोड़ सकता, ऐसी एक कहावत है। तो सेल्स में भी ऐसा ही है। जी। अगर आप अकेले हैं हम्म, तो आप अकेले हैं तो कभी जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि जैसे मान लीजिए मैं कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जैसे मैं बहुत सारे बिल्डर्स मेरा कॉन्टेक्ट भी है। जी। अब मैंने इस बार 2 प्लॉट बेच दिए, तो अगले 2 महीने प्लॉट बिकेंगे नहीं बिकेंगे की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वही मेरे पास में टीम है, तो 10 लोगों की टीम है, 15 की टीम है, तो कोई ना कोई तो बेचेगा।
क्या बात है, सही बात। तो पैसा परमानेंट आएगा। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ आपको। हम्म। जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी ना, तब मैं 700 नंबर का व्यक्ति था। आप बात को समझना। आपने जो जब जो मैंने गूगल कृपा जिस ज्वाइन करी, गोकुल तब मैं कंपनी में 700 नंबर का व्यक्ति था। मतलब मेरे से आगे कितने लोग हैं? 699, हाँ, जो मेरे सीनियर कहलाएंगे। जी, जब मैं एग्जीक्यूटिव बना, तो मैं 300 नंबर का एग्जीक्यूटिव बना, तो मैंने इतने लोग पीछे छोड़ दिए। हाँ, हाँ, और जब मैं कोऑर्डिनेटर बना, तो मैं 200 नंबर का कोऑर्डिनेटर बना। जब मैं एबीपीएस बना, तो मैं 89 नंबर का एबीपीएस बना इस कंपनी में। जी, जब मैं मुझे डीबीपीएस की पोस्ट मिली, तो मैं 60वें नंबर का डीबीपीएस बना। जी, जब मैं बीपीएस बना, तो मैं 29वें नंबर का बीपीएस बना। क्या बात है, वाह, और जब मैं अभी एसबीपीएस बनाऊं ना, तो कंपनी के टॉप 20वें नंबर का एसबीपीएस बनाऊं। वाह, वाह, तो ये सब कैसे हुआ चमत्कार? या ओनली टीम। टीम टीम की, हाँ, आपकी जितनी बड़ी टीम होगी, हाँ। उतनी बड़ी सफलता होगी, उतनी टीम के बड़ी साथ सफलता होगी आपका आपकी। विजन भी है, ऐसा नहीं है, टीम तो है ही है, खैर आपने भी नॉलेज गेन की है और विजन भी है आपका, बहुत बढ़िया। लेकिन सर वो विजन और नॉलेज जब भी काम आएगी जब आपके पास टीम टीम होगी। टीम टीम होगी, टीम जरूरी है, सही बात है। तो ये टीम बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अच्छा, इसी इसी लाइन में अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो ज्यादातर लोग जो असफल होते हैं उसका क्या कारण मानते हैं आप? असफल क्यों हो जाते हैं लोग जीवन में? सर असफलता तो ये ऐसा है कि ज्यादातर लोग जीवन में इसलिए सफल नहीं होते हाँ, हाँ, कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं हम्म, और वो होता नहीं है। वो इसलिए असफल होते हैं कि वो बहुत छोटा सोचते हैं और वो हो जाता है। हो, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब है कि सोच बहुत बड़ी रखनी चाहिए। सोच बड़ी रखे, हाँ, तो हाँ, हाँ। सफलता, हाँ, और दूसरा कारण ये भी है कि सर आजकल लोग फालतू बातों में बहुत उलझ जाते हैं। हम्म, फालतू चीजों में उलझ जाते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उनकी लाइफ से उनका कोई लेना देना नहीं है कि उसने ये बोल दिया, उसने ये कह दिया, इसने ऐसा कर दिया। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि वो सिर्फ दूसरों के जीवन में उलझे हुए हैं, किसके जीवन में क्या चल रहा है, खुद के जीवन का पता नहीं है। तो संगत में ऐसी में रहते हैं वो, इसलिए। बाकी 2020 से पहले मैं भी सोचता था यार मुझे टाइम मिले, घूम फिरूं, मौज करूं, दिक्कत नहीं है। आज मेरे पास टाइम नहीं है। आज संगत बदल गई मेरी। क्या बात है, सही बात। एक मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी जो राजस्थान का माहौल है प्रॉपर्टी वाइज, रियल एस्टेट वाइज, वो थोड़ा ऊंचाई पे है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जिसमें आपको लगता है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? कोटा में इतनी संभावना है, इतनी संभावना है जितनी जयपुर में नहीं है। मुझे आज भी याद है कि जिन क्लाइंट को हमने 2020-21 में प्लॉट दिया जयपुर में, या 22-23 में दिया, उनको 2 से 3 गुना तक का रिटर्न मिल चुका अब तक। मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है कि किस तरह रेटें बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, क्या-क्या फैक्टर है, क्या-क्या पैमाने हैं इसके। तो आज का जो कोटा है जयपुर का, 2020 की 20-21 का समय है। आज जो कोटा में इन्वेस्ट करेगा, आने वाले 5 साल में 2 से 3 गुना रिटर्न उसको मिलेगा ही मिलेगा। अब ये क्या फैक्टर है, ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं? कोई भी जो शहर होता है ना, वो सिर्फ उसके नाम से उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती। उस शहर में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, क्या चीजें बदल रही है, क्या परिवर्तन आ रहा है, ये चीजें बहुत मायने रखती है। तो मैं आपको 10 पॉइंट ऐसे बताता हूँ जिससे आप मेरी बात से आप सहमत हो जाएंगे कि ये कोटा में जो इन्वेस्ट कराया वो एकदम एक्यूरेट कराया, और आप खुद ये कहोगे मुझे कि एक प्लॉट मुझे भी लेना चाहिए। अच्छा, बताइए सर। तो मैं सबसे पहला तो बताता हूँ आपको, कोटा की रिंग रोड। ठीक हो गया एक। आप यकीन करोगे, आप यकीन करोगे कि जे कोटा के 10% लोग भी ये नहीं जानते कि कोटा में रिंग रोड है क्या। उसका कारण है कि कोटा की रिंग रोड बाय डिफॉल्ट बनी है। जयपुर की रिंग रोड के बारे में हर आदमी जानता है कि जयपुर में एक रिंग रोड है जिसकी लंबाई है 150 किलोमीटर और चौड़ाई है इसकी 1200 फीट, जिसमें से 200 फीट की एक एलिवेटेड रोड है और 100 फीट की दो अंदर है, 100 फीट की दो बाहर है। 600 फीट रोड तो रोड में गई और बाकी 600 वो आपकी पूरी कमर्शियल है। वो इसलिए जानते हैं कि वो पहले मास्टर प्लान में आई 2000 में, कि एक मास्टर प्लान बना, इसमें रिंग रोड है, तो हर आदमी मैप देखता है, तो हर आदमी को पता है कि कोटा में जयपुर में रिंग रोड है। अब कोटा की रिंग रोड क्या की बाय डिफॉल्ट बन गई। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यार जैसे कोई साधन जाना है जयपुर से, उसको जाना है चित्तौड़गढ़ या उदयपुर, दो रूट एक ही रूट है। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक बाईपास पकड़ दिया, जयपुर से चित्तौड़गढ़ रोड तो एक बाईपास बना दिया, ताकि कोई भी जो अनावश्यक साधन जिसको कोटा में जाने की जरूरत नहीं है वो चला जाए। तो पहला बाईपास ऐसे कर दिया। फिर दूसरा क्या किया, रावतबाटा रोड को, इसको चित्तौड़गढ़ रोड को रावतबाटा से जोड़ दिया। वहां एक बीच में एक दिक्कत आई चंबल नदी की, तो वहां पर बना दिया हैंगिंग ब्रिज, जो कोटा में देखने लायक चीज है, फेमस चीज है हैंगिंग ब्रिज। तो चित्तौड़गढ़ रोड को हैंगिंग ब्रिज बना करके रावतबाटा रोड से जोड़ दिया। इसी भावना से, इसी उद्देश्य से रावतबाटा रोड को झालावाड़ रोड से जोड़ दिया। इसी भावना से झालावाड़ रोड को बाड़ा रोड से जोड़ दिया और बाड़ा रोड को केशवराय पाटन रोड से जोड़ दिया।
लास्ट फेज जो बचा था आपका केशवरायपाटन से जयपुर वाला 13 किलोमीटर का लास्ट फेज तो भी चल रहा है, उसका भी 70% काम पूरा हो गया। तो कोटा के चारों तरफ 72 किलोमीटर की जो रिंग रोड है, उसमें से मात्र 13 किलोमीटर की रिंग रोड है वो बची हुई है, उसका 70% काम पूरा हो गया और मई जून में वो रोड पूरी 72 किलोमीटर की प्रॉपर चालू हो जाएगी। वो 13 किलोमीटर कौन सी बची हुई है? वो बची हुई है केशवरायपाटन पे एक जगह गामच, हाँ। और इधर आपकी बल्लभ जयपुर रोड पे, इन दोनों के बीच का पार्ट है ये केशवरायपाटन रोड और जयपुर रोड का पार्ट है, ये बचा हुआ 13 किलोमीटर का पूरा। ये जब कंप्लीट होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? रिंग रोड का मतलब है कि किसी शहर के भविष्य का गोल्डन सर्कल, ठीक है। क्योंकि जयपुर में जो रोड बनी है वो प्रस्तावित रिंग रोड बनी है, तो अभी वो पूरी नहीं बनी है, आराम से अभी 10 साल 15 साल लग जाएंगे रिंग रोड को बनने में, लेकिन कोटा की रिंग रोड आज बन के तैयार है। तो फिर ये तो हो गई रिंग रोड। दूसरा पॉइंट कोटा का? दूसरा पॉइंट है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। हाँ, एयरपोर्ट अभी नया बना। एयरपोर्ट, अब इसमें भी एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब है कि ऐसा एयरपोर्ट जो पहली बार बन रहा है और नई जगह पर बन रहा है। दो प्रकार के एयरपोर्ट होता है, एक होता है ग्रीनफील्ड होता है, एक होता है ब्राउनफील्ड। तो ग्रीनफील्ड का मतलब है कि ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा एयरपोर्ट जो बिल्कुल नई जगह पर पहली बार बन रहा है, तो वो पहली बार बन रहा है। इसका और एग्जांपल है ग्रीनफील्ड का, तो आपका जैसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे जेवर एयरपोर्ट बोलते हैं, वो भी ग्रीनफील्ड है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो भी आपका ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। जो पहली बार बनता है, पहली बार बनता है, नई जगह पर बनता है, ग्रीनफील्ड। और जिसका एक्सटेंशन होता है, पहले से बना हुआ उसका और एक्सटेंशन होगा, तो वो होता है ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट। तो ये एयरपोर्ट है। और कोटा का जो एयरपोर्ट है वो जयपुर के एयरपोर्ट से लगभग ही मान के चलो कि आपका पौने 2 गुना बड़ा बन रहा है। आपका जयपुर का एयरपोर्ट, तो जयपुर का भी बहुत बड़ा, इसका मतलब तो ये राजस्थान का टॉप होगा। राजस्थान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है कोटा में। अच्छा, जयपुर का एयरपोर्ट का एरिया है 314 हेक्टेयर, 314 हेक्टेयर, और कोटा का एयरपोर्ट बन रहा है 506 हेक्टेयर में, लगभग 1250 एकड़ जमीन में बन रहा है। और जिसका जो रनवे है वो 3581 मीटर का रनवे है उसका, मतलब 3.5 किलोमीटर से भी ज्यादा का रनवे है। उसकी कैपेसिटी है एयरबस 320 और 321 श्रेणी के जो विमान आते हैं बड़े, वो विमान भी उतर सकते हैं आराम से। इस लेवल का एयरपोर्ट बन रहा है, और इसके लिए 1507 करोड़ रुपए AII को गवर्नमेंट ने दे भी दी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी दे दिए हैं, और आज मौके पर उसका काम चालू हो गया। और आप जब देखोगे ना काम चलता हुआ, तो आप सेंटर में भी जाके देखोगे तो आपकी बाउंड्री नजर नहीं आएगी आपको, इतने बड़े लेवल का काम चल रहा है। तो ये एयरपोर्ट इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कोटा की जो रियल एस्टेट है ना, उसकी मतलब ज्योमेट्री चेंज कर देगा पूरी तरह से। ये बस मतलब इन्वेस्टर की नजर उसको या उसकी सोच उसको समझने को तैयार हो जाए। और ये बात भी आप कहीं ना कहीं कि जब एयरपोर्ट बनेगा तभी बिजनेसमैनों का रुझान होगा वहां पर उस शहर के अंदर। तो बिजनेस में ऐसा तो नहीं कोई कार से ट्रेवल करके या ट्रेन से ट्रेवल करके वहां आएगा अपना बिजनेस को लेगा, नहीं एयरपोर्ट तो इसी के परिणाम स्वरूप तीसरा अगर अपन पॉइंट लेते हैं तो तालेडा और उसके आसपास का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो डेवलप हो रहा है ना, वो इस एयरपोर्ट को देखते हुए हो रहा है। अच्छा, तालेडा ये जो कोटा और को ये आपका बूंदी और कोटा के बीच में है, और जो अपना नेशनल हाईवे NH52 है, यहाँ पर तालेडा पड़ता है आपका जी। तो यहाँ पर लगभग 80 इंडस्ट्रीज प्रस्तावित है सर, बस सिर्फ इस एयरपोर्ट की वजह से। 80 में से मौके पर आज के टिल डेट में 20 प्लस इंडस्ट्रीज का काम चल रहा है। अच्छा, शुरू हो चुका है 20 प्लस का। और एक एग्जांपल देता हूँ, एक कोका कोला की इंडस्ट्री बन रही है जो 280 बीघा में बन रही है, और आज के टिल डेट में लगभग ये मान के चले कि आप 500 से 1000 लोग उसमें एज ए कंस्ट्रक्शन में रोजगार कर रहे हैं, और उस इंडस्ट्रीज का कैपेसिटी है 6000 लोगों को रोजगार देने का। ये सिर्फ एक टाइम तो कोटा केवल मतलब एजुकेशन हब हुआ करता था। आज अब आपका कहने का मतलब है औद्योगिक क्षेत्र भी डेवलप, बिल्कुल डेवलप हो रहा है जी। तो जब एक इंडस्ट्री में 6000 लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो 80 इंडस्ट्रीज आएगी, तो एक वहां पर 3000 मान ले, तो भी आराम से 3 लाख के आसपास रोजगार मिलेंगे लोगों को। वहां पर आपके वर्कर्स भी होंगे, आपके बेस स्टाफ भी आपका होगा, वहां पर मैनेजर भी होंगे, वहां पर इंजीनियर भी होंगे, वहां पर फाइनेंस वाले भी होंगे। तो जब वहां पर लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, तो रेजिडेंशियल की जरूरत पड़ेगी, तो रियल एस्टेट की रेट बढ़ेगी, तो उसमें कोई डाउट नहीं है किसी प्रकार का। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो कोटा है वो बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा है। अब इसकी वजह से एक परमानेंट फैमिली क्लास यहाँ पर शिफ्ट होने जा रही है, तो परमानेंट रहेगी यहाँ पर। चौथा कारण की अगर बात करते हैं, तो पहले कोटा आपका क्या था, एजुकेशन हब। अब क्या है, एजुकेशन हब से एजुकेशन हब
प्लस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हाँ, प्लस एरोसिटी। हम्म, अब इससे सिर्फ स्टूडेंट नहीं आएंगे, इससे आपकी परमानेंट फैमिली क्लास शिफ्ट होगी यहाँ पर, हम्म, और लोग परमानेंट यहाँ पर आएंगे, तो कोटा का एक्सटेंशन होगा, हम्म, कोटा का विस्तार होगा, तो फिर वहां पे आपको डिमांड है, रियल एस्टेट की डिमांड है, तो बढ़ेगी, तो वहां पर रेटें डेफिनेटली इंक्रीज बिल्कुल, होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, डेफ़िनेटली ये बात एकदम सही है। अब जैसे जयपुर भी 30-35 किलोमीटर तक आगे जा हाँ चुका है, हाँ हाँ ज़्यादा ही हाँ है, हाँ, 40 किलोमीटर तक सर, 40 किलोमीटर तक। बिल्कुल, 40 किलोमीटर तक सर। बिल्कुल। पांचवें कारण की अगर अपन बात करें, तो कोटा जो है, कोटा सबसे बड़ा हुँ, बिजली और पानी का सोर्स है, हाँ, सबसे बड़ा बिजली और पानी का चंबल सोर्स नहर है। है, चंबल है, कोटा में चारों तरफ पानी पानी है, थर्मल पावर है, चंबल है। चारों तरफ पानी पानी है, हाँ, और बिजली पूरे भारतवर्ष में बिजली सप्लाई करता है। हाँ, आज एक एनटीपीसी के अंदर की बात करें तो लगभग 4,000 से 5,000 लोग कोटा में काम करते हैं, सिर्फ एक एक उद्योग लगा हुआ है एनटीपीसी का उसके जी, अंदर। जी, जी, तो अब कोटा में इंडस्ट्री जितनी आ रही है, तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। और एक दूसरा कारण ये है कि सर जयपुर में जमीन मिल जाती है आपको आसानी से, हुँ, क्योंकि जैसे जमीन में जयपुर में पानी नहीं है, तो किसान क्या करता है, जमीन बेचता है और आगे ले लेता है, या कोई प्लानिंग करता है, मैं पैदा तो हो ही नहीं रही, कोटा में पानी की कमी नहीं है, किसान जमीन बेचना नहीं चाहता, हाँ, और ये आपको बात टाइम सही। पर जमीन मिलेगी नहीं, हुँ, तो फिर उसकी रेटें बढ़ेगी बढ़ेगी। हाँ, ये कारण भी बहुत बढ़िया। बहुत बड़ा कारण है इसका। जी, 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 एकदम सही बात है। हाँ, छठा कारण की बात करूं तो कोटा अभी क्या है कि अफोर्डेबल फेज में है, यस, आदमी आराम से अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी सैलरी 20,000 रुपए है ना, वो भी कोटा में प्लॉट ले सकता है। हुँ, आज 20,000 की सैलरी वाला जयपुर में कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं प्लॉट ले सकता हूँ क्या। हाँ, रिंग रोड के बाहर, जयपुर से रिंग रोड के बाहर 35-35,000 की रेट है, 40,000 की रेट है, रिंग रोड से वो भी 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर बाहर जाकर के, जी, जी, जी। तो आदमी सोच ही नहीं सकता। हुँ, हुँ, और स्मार्ट इन्वेस्टर क्या है कि टाइम पर इन्वेस्ट करते हैं, और रिटेल वाले जो देखने वाले हैं वो बाद में 5 साल बाद में पछताते हैं। तो कोटा एकदम अभी अफोर्डेबल रेंज में, यूं कहें कि कोटा अभी इंफ्रा अंडर एग्जीक्यूशन है आपका, जो कोटा है। जी। और अभी यहाँ की जो रेट है ना, वो टेक ऑफ से पहले वाली है। टेक ऑफ से पहले एकदम सही बात है सर। कोटा की जो प्राइस है रियल एस्टेट की, जो प्लॉट्स की जो है वो हाँ, वो टेक ऑफ से पहले के बाद है। ये टेक ऑफ होने के बाद में तो फिर आपकी छूट गई फ्लाइट, फिर आपकी, जी, जी, जी। फिर आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं सातवें कारण की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग रेलवे नेटवर्क कोटा का। कोटा भारत का ऐसा पहला शहर है जहां से भारत के कोने कोने में ट्रेन जाती है, हुँ, हुँ, कोने कोने में ट्रेन जाती है। आप जयपुर से भी आप जाओगे ना, तो जयपुर से भी आपको पूरे भारत में ट्रेन नहीं है, हुँ, फिर कोटा से भारत के कोने कोने में ट्रेन है। जी, और अभी कोटा का जो रेलवे स्टेशन है, पिछले 2 साल से काम चल रहा है, वो जी, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में डेवलप हो रहा है पूरा, 2 साल हुए काम चलते हुए अभी। जी, और इस दिसंबर तक काम कंप्लीट, 2026 तक काम पूरा हो जाएगा, तो वर्ल्ड क्लास आपका रेलवे स्टेशन बन जाएगा, तो कोटा की ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी। तो रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उसमें मालगाड़ी या फिर आपके जो पैसेंजर ट्रेन है, मतलब हर पल आपके वहां पर संसाधन है, कन्वेंस की सुविधा, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जी, हुँ, हुँ, अगर मैं आठवें कारण की बात करूं, तो आठवां कारण है एरोसिटी। पूरे भारतवर्ष में अब तक केवल 9 एरोसिटी है। जी, एरोसिटी का मतलब होता है एयरपोर्ट के आसपास बनती है, पहली बात तो जी, ये। जी, और अपने राजस्थान की पहली एरोसिटी बन रही है ये, और ये बन रही है एयरपोर्ट के जस्ट बगल में। हुँ, और इसका जो एरिया है वो 2,064 हेक्टेयर, जो एयरपोर्ट बन रहा है उससे लगभग 3 गुना बड़ा एरिया है, हुँ, जिसमें एक तुलसी गांव, केथुदा, बालापुरा और एल्पा नगर, ये 4 गांव है जो इस एरोसिटी के अंदर गए। हुँ, गांव गांव में जो बस्ती है उस पर कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बाकी पूरी जमीन एक्वायर करेंगे। उसका मास्टर प्लान भी पूरा प्रॉपर तैयार हो चुका है, और एनओसी के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास में गया हुआ है। तो ये जिस दिन बन गई ना आपकी, हुँ, तो कम से कम भी बड़े से बड़े 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अब इस एरोसिटी में क्या क्या बनेंगे, हुँ, इसका उद्देश्य क्या है? कोटा को वाणिज्यिक, आर्थिक, पर्यटन और निवेश हब बनाना इसका उद्देश्य है एरोसिटी का। एरोसिटी का। इसमें टूरिज्म का क्षेत्र बनेगा, इसमें खेल से संबंधित ग्राउंड बनेंगे सारे के सारे, इसमें मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेंगे, और इसमें कन्वेंशन कन्वेंशन सेंटर बनेंगे इसके अंदर, इसमें रिसर्च सेंटर बनेंगे, इसमें नॉलेज पार्क बनेंगे, इसमें वर्ल्ड क्लास ऑफिसेज बनेंगे। तो बिल्कुल कोटा एकदम अलग हो जाएगा, पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। हुँ, 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 कितने रोजगार जनरेट होंगे, क्या तो बात ये बहुत बड़ा कारण रहेगा। हुँ, और अगर मैं नवे कारण की बात करूं तो कोटा का
रिवर फ्रंट। क्या बात है सर, रिवर फ्रंट तो कमाल है। मैं कोटा भी का लेके आया हूँ। चंबल रिवर फ्रंट है हम्म, सर, वो राजस्थान का ड्रीम, राजस्थान गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अच्छा, राजस्थान का ड्रीम जो प्रोजेक्ट है। रिवर फ्रंट है। हाँ, वो 1445 करोड़ रुपए की लागत से बना फर्स्ट फेज। हम्म, इसका एक फेज और बनेगा, उसके लिए 1000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। जी जी। और अभी लाखों पर्यटन, मतलब हजारों पर्यटन वहां पर रोज देखने आते हैं। लेकिन इसका एक्चुअल यूज कब आएगा? जब एयरपोर्ट बन जाएगा। जब एयरपोर्ट बन जाएगा तो यहाँ पर फिल्म की शूटिंग होगी, या सीरियल की शूटिंग होगी, यहाँ पर सॉन्ग की शूटिंग होगी। तो इतना जब रेवेन्यू हाँ, जनरेट होगा। कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी तो हाँ 100% हाँ हाँ, सही बात बिल्कुल। है आपकी। तो इतना रेवेन्यू जनरेट होगा कि कोटा की दिशा बिल्कुल बदल जाएगी पूरी तरह से। तो ये सब पॉसिबल होगा जब एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। जी तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। मैं अभी लास्ट टाइम 3 साल पहले दुबई गया था। जी। तो दुबई की जो बुर्ज खलीफा वाली जो बिल्डिंग है, हम्म, वो सर वो 24 घंटे चलती है। इसके अंदर लेटो 24 मंजिल की बिल्डिंग है। 24 घंटे चलती है। इंडियन रुपीज के अंदर 24 मंजिल की थोड़ी है। 24 मंजिल तक जाते हैं। मतलब जो आदमी जा सकता है ना, वो हाँ 124 मंजिल। 124। हाँ हाँ हाँ, हाँ 124 मंजिल की जी बिल्डिंग है जी। पूरी। तो 124 मंजिल तक आदमी जा सकता है। हाँ। तो एक बार जाकर आने में इंडियन रुपीज 6000 रुपये का खर्चा है। अच्छा, उस बिल्डिंग में। 1000 को आप जाके आओगे ना, एक व्यक्ति जाके आएगा, हाँ। तो इंडियन रुपीज में 6000 रुपये का खर्चा है। और वो 24 घंटे चलती है, नॉन स्टॉप। आप सोचो कि उस देश का कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। क्या बात है, एकदम सही बात है। तो तब हाँ, ऐसा कुछ मामला होता है रोजगार से रिलेटेड तो वो शहर की दशा बदल जाएगी। बदल जाएगी। तो एयरपोर्ट चालू होने से रिवर फ्रंट पे जब फिल्मों की शूटिंग होगी, जब सीरियल की शूटिंग होगी, तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? आप खुद कल्पना कर सकते हैं। तो ये रिवर फ्रंट है, ब्रांड वैल्यू है कोटा की। और लास्ट अगर मैं कारण बताऊं आपको, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर बोल सकते हो आप इसको। जी। एयरपोर्ट वाला शहर। भारत में एक अनकहा नियम है कि जिस शहर में एयरपोर्ट आ जाता है ना, उसको लोग टीयर 1 और टीयर 2 श्रेणी के शहर समझने लग जाते हैं। इससे क्या है कि कोटा की परसेप्शन बदलेगी, उसकी ब्रांडिंग बदलेगी, और सबसे पहले वहां की रेटिंग बदलेगी। तो ये 10 कारण ऐसे हैं जो मतलब कोटा को आने वाले 5 से 10 साल आपने अलग दिशा पे लेके एकदम जाएंगे। सही कहा मेरा भी मन हो रहा है अभी कुछ इन्वेस्टमेंट में भी कर दूं। लेकिन सर एक चीज और है, इतना सब कुछ होते हुए भी कोटा में कई लोगों से मेरी भी बातचीत हुई। मेरे कुछ रिलेटिव रहते हैं वहाँ पे, तो रिश्तेदार रहते हैं, मैंने भी बातचीत की, तो वो बहुत नकारात्मक है। उनका नजरिया, उनकी सोच कैसे वो मतलब बदलेगी, कैसे बदल सकते हैं? जब उसका कारण बताता हूँ सर आपको मैं। हम्म, कोई आदमी 10 साल तक बहुत मेहनत करता है जी और कोई मुकाम हासिल करता है, जी। लेकिन किसी कारणवश वो अचानक फेल हो जाता है, हम्म। तो वो फिर वो पूरा जीवन से नेगेटिव हो जाता है। अच्छा। जैसे मैं मेरा एग्जांपल ले लूं, हाँ मैंने 2011 से लेकर 2020 तक खूब मेहनत करी हाँ हाँ हाँ। और एक अच्छा मुकाम भी हासिल किया, लेकिन वो कोरोना पूरा फ्लॉप हो गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं मतलब जीवन से अलग हो जाऊं। जीवन खत्म नहीं हुआ, आपके कहने का मतलब जीवन तो है अभी। हाँ, हाँ बिल्कुल। मैंने कहा कि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है। हाँ तो एक्चुअली क्या है कि कोटा के लोगों ने मेन रोजगार सिर्फ केक कोचिंग को समझ लिया कि हाँ। कोचिंग ही मेन रोजगार है। उनकी इस- मानसिकता वो किराएदार बस किराया कानून में बस अटक गई। बिल्कुल बस सही वही सही अटक है बात है। पूरी तरह से वो। हाँ, उनकी अब बच्चों मानसिकता। का तो नियम ही क्या है, हम्म, बच्चा आएगा 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए बच्चा आएगा, तो वो वापस चला जाएगा। तो एक परमानेंट फैमिली क्लास तो शिफ्ट नहीं हुई। हाँ, अब हुआ है कि अब ये तो होना ही है। अब वहां पर सर क्या हुआ, क्या है कि बच्चे इतने आए कि वहां पर 30 फीट रोड पे, 15 फीट रोड पे, 20 फीट रोड पे बिना देखे अंधाधुंध बिना बिल्डिंग बाइलॉज के ऐसी बिल्डिंगें बना दी 15-15 मंजिल की, बिना सोचे बिना विचार किए। जी। तो अति तो हर चीज की बुरी होती है, चाहे अच्छाई की हो चाहे बुराई की हो। तो अब बच्चे कम हो गए तो हमें नेगेटिविटी है, हम तो खत्म हो गए। हाँ, अभी कई कई लोगों ने कहा था कि हमारी तो रेटें पहले तो 12,000 की थी, अब 8,000 हो गई। हाँ, आपकी बात सही है, वो तो एक्चुअली कनेक्ट हो क्या है रही कि है। वो उसका सबसे बड़ा कारण है ओनली। तो ये बात कोटा के लोगों को समझनी पड़ेगी कि बच्चे सिर्फ मैं साल के लिए, 2 साल के, 3 साल के लिए आते हैं, परमानेंट आए नहीं, आएंगे तो जाएंगे। तो एक एक्सटेंशन एक्सपेंशन जो होना चाहिए कोटा का, वो हुआ नहीं। लेकिन अब कोटा बदल रहा है। अब आपका एजुकेशन सिटी से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जा रहा है, एयरपोर्ट सिटी बन रहा है, अब यहाँ पर बिजनेस खुल रहे हैं, रोजगार खुल रहे हैं। जी जी सर। तो अब लोगों को ये धीरे धीरे पता लग रहा है। ऐसा नहीं कि 6 महीनों में बहुत जागरूक हुए लोग कोटा वाले,
पहले नहीं थे। ये अब लोगों की मानसिकता बदल रही है। अब लोगों को मौके पे चीजें दिखा ना, मौके पर भाई आप ये देखो आपकी काम चल रहा है, ये इंडस्ट्री का काम चल रहा है, तो लोगों की मानसिकता अब धीरे धीरे चेंज हो रही है। और आने वाले साल भर में जो आपका क्वेश्चन है ना, ये नेगेटिविटी वाला, ये खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। हाँ, हाँ, हाँ। तो सर ये आपने जो कोटा का नज़रिया अपना जो नज़रिया बताया कोटा के लिए, तो वास्तव में लोग इसको फ़ॉलो करेंगे। मैं भी मानता हूँ, आपने कमाल की चीज़ें बताई हैं और नकारात्मक वाली बात तो एकदम सटीक बैठती है। हुँ, उन्होंने मान रखा है कि एजुकेशन अब है, उसके हिसाब से किराया लो और अपना जीवन बिल्कुल, बिल्कुल। जबकि बहुत अब तो एक्सटेंशन तो अब हो रहा है। अब हो रहा है एक्चुअल में, हुँ, हुँ। एक्चुअल में अब हो रही है। तो अब सर आप खुद पे आते हैं। आपने इतनी छोटी उम्र मेरे हिसाब से तो आप अंडर 40 हैं। तो इतनी कम एज में आपने बहुत कुछ हासिल किया है। फिर भी जीवन में कई ख्वाहिशें होती हैं। तो आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है जो अभी भी बाकी है, आप चाहते हैं कि वो ज़रूर अचीव करूँ? सर, ख्वाहिश तो पर्सनल तो कोई विशेष नहीं है। जी। पर्सनल एक ख्वाहिश है मेरी, एक रेंज रोवर जो कंपनी है उसकी मैं गाड़ी लाना अच्छा, चाहता हूँ, तो आई थिंक वो अगले साल आ जाएगी। अच्छा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ। और मेरी एक ख्वाहिश है, जी। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे माध्यम से हुँ, कम से कम भी 1000 लोगों को रोज़गार मिले। क्या बात है! बहुत ये बढ़िया। मेरी बहुत बड़ी, अभी 150 लोगों को रोज़गार मिला हुआ है हुँ, मेरे माध्यम से। हुँ, तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट रूप से कैसे भी आए, वो तो मेरी टीम में काम कर रहे हैं। हुँ। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं 2020 में बहुत कर्ज़े में चला गया था, जी। बहुत भयंकर वाले। हुँ, या मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, मेरे में नॉलेज भी है, तो बहुत सारे लोग ऐसे आज भी युवा ऐसे हैं जो हाँ। 10,000 की 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, जिनको पता ही नहीं कि दुनिया में ऐसी चीज़ें भी है कि आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जी, जी, जी। तो जो लोग कर्ज़े में डूबे हुए हैं, जो बड़े सपने देखते हैं, जो लोग बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, हुँ। तो मैं ऐसे 1000 लोगों को मतलब रोज़गार, मेरे माध्यम से रोज़गार मिले, मेरा एक सा सपना है। और मैं डेफ़िनेटली 2035 तक इस सपने को पूरा करूँगा सर। क्या बात है! अच्छा एक हमने ये भी सुना है कि आपके 2 शायद बच्चे ही हैं। हाँ, 2 बच्चे ही हैं सर। हाँ, तो उसमें भी आपकी कोई कहानी है छोटी-मोटी कि आप कुछ एडिशनल करना चाह रहे हैं, वो क्या है? कोई शादी का मैटर उसमें ऐसा था कि सर, किसकी शादी करना चाह रहे हैं आप? एक्चुअली ऐसा था कि 2014 में मेरी शादी हुई। जी, तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे ससुर जी नहीं है, जी, मेरी 4 बहनें हैं, तो बड़ी-बड़ी मेरे हैं। जी। तो इसका मतलब है कि अब सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। क्या बात है सर, ये बहुत अच्छी बात है ये भी। हुँ, तो 2014 में जब शादी हुई तो मैंने वाइफ से कहा, मैं कि यार और का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन सबसे छोटी वाली है रितु, हुँ। इसकी शादी अपन करेंगे। ससुराल को लेकर ये बात मानना, ये अच्छी बात है आपकी। मोस्टली लोग क्या करते हैं, ससुराल का मतलब ही अलग कर दिया, जबकि नहीं, नहीं, आपने नहीं। ज़िम्मेदारी ली एक्चुअली है। क्या है कि जो मेरी मदर इन लॉ ना, हुँ, आप यकीन नहीं करोगे, वो अब ये बोलती है हुँ, कि अच्छा हुआ कि मेरा बेटा नहीं हुआ। हुँ, हुँ, हुँ। मेरे लिए तो ये मतलब बेटे से भी 10 गुना बढ़कर है। हाँ, वो आप कभी मिलोगे तो आप वो इस बात को स्वीकार करती है वो, जी, कि जी, जी। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा नहीं हुआ। हाँ, हाँ। तो सर हुआ यूँ कि 2014 में शादी हुई, तो मैंने कहा इसकी शादी अपन करेंगे। और पूरे प्राणों से बात सोची थी मैंने हुँ, हुँ, कि मैं शादी इसकी करूँगा। जी, तो 14 से लेकर 2020 तक हम ठीक-ठाक काम कर रहे थे, काम चल रहा था। इस बीच में हम 2 लड़कियों की शादी भी हो गई। जी। अब 2020 के अंदर हम बिल्कुल ज़ीरो हो गए, हाँ, पूरी तरह से खत्म हो गए। वो 35 सिचुएशन लाख रुपए का कर्जा हो गया, तो बहुत बड़ी भयंकर की टेंशन में आ गए। तो मैंने कहा यार, जो सपना आपने देखा था रितु की शादी करने का, ये कैसे पूरा होगा? तो फिर ईश्वर ने एक रास्ता खोला इस कंपनी के रूप में। वो कृपा मेरे लिए जीवन की एक नई आशा की किरण बन के आई। और सिर्फ 2022 में मैं तक मेरे पास मैंने इतने पैसे कमा लिए कि मैंने मेरा कर्जा भी चुका दिया। उसकी मैं कहानी बताऊँगा, मैं कर्जा चुकाने भी, कर्जा कैसे चुका। हुँ, तो फिर 2022 में मैंने उसकी शादी करी। लगभग मैंने 25 लाख रुपए शादी में लगाए। बस फिर उनमें मैं ही बैठा। अच्छा। मैं जब कन्यादान नहीं करूँगा, जब सब कुछ कर रहा हूँ तो। हुँ, हुँ, तो वो लड़की मुझे पापा ही बोलती है। सब कुछ कर रहा हूँ तो। हुँ, हुँ। तो वो लड़की मुझे पापा ही बोलती है। हाँ, और सर, ये 35 लाख के कर्जे वाली में एक बात और एक कहानी बताऊँ आपको कि जब 35 लाख का कर्जा हुआ था ना, तो मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। हाँ। तो जैसे कहा कि मेरे भाई, ये तो मेरा मेरा उसने प्रॉपर सपोर्ट किया, मेरे साथ खड़ा रहा। तो उस आदमी का मुसीबत में साथ खड़ा रहना बहुत बड़ी बात है। वो बहुत बड़ी बात है। हुँ, तो रात को नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा यार क्या करें, कैसे कर्जा चुकाएँ? तो मैंने सोसाइटी में 2 प्लॉट ले रखे थे मोहाना के अंदर। तो मैंने विचार किया कि इन दोनों प्लॉटों को बेच देना चाहिए। तो जब मैं उनकी कैलकुलेशन कराया ना, तो 8 लाख रुपए निकल के आए सर। अच्छा। हुँ, हुँ, मैंने कहा यार, 8 लाख बेच देंगे तो भी 27 लाख का कर्जा तो वैसे के वैसे रहेगा। हुँ, फिर उस दिन की रात निकल गई। फिर दूसरे दिन फिर नींद नहीं आई मेरे को। हुँ, तो फिर दिमाग में एक सुई क्लिक करी अचानक ही, हुँ। कि यार मेरे मोबाइल में इतनी इन्वेंटरी पड़ी है, इतने प्लॉट पड़े हैं,
तो अगर ये प्लॉट अगर मैं बेचता हूँ तो मेरा कर्जा चुक जाएगा। तो मैंने उस दिन से दिमाग बता लिया कि कंपनी के प्लॉट है ही नहीं, अपने प्लॉट है। अपने प्लॉट है कि कंपनी रोकती नहीं है। आपके मोबाइल में आज भी जितने प्लॉट पड़े हैं आप बेचो, आपके प्लॉट है। आपको किसी एमडी से नहीं पूछना, किसी डायरेक्टर से नहीं पूछना कि ये प्लॉट बेचने कि नहीं बेचने। अरे भाई इन्वेंट्री पड़ा बेच। तो मैंने सोच लिया कि ये प्लॉट है, सारे के सारे प्लॉट मेरे हैं और और इनको मुझे बेच के कर्जा चुकाना है। इनको बेच के मुझे कर्जा चुकाना है। ओह, और सर ये बात जब दिमाग में क्लिक करी तो मैं जी तोड़ मेहनत करा कि आज मेरे इस प्लॉट को बेचना, आज मेरे इस प्लॉट को बेचना, इसको बेचना है। और आप यकीन नहीं करोगे, इस मानसिकता के कारण मेरे ज्वाइनिंग के 6 महीने बाद ही मेरे 11 लाख रुपए का चेक मिल गया था। ओह, इसका सबसे बड़ा कारण यही था। तो आदमी के जीवन में कई बार क्या है कि एक आइडिया ही अगर वो आ जाता है और उसको आप प्रॉपर फॉलो करते हो ना, तो मतलब आप इस पार से उस पार निकल सकते हो आप। तो ये समाज को भी एक बड़ा मैसेज है सर। आपने ससुराल को वैसा नहीं माना जो फनी लोग करते हैं। आपने जिम्मेदारी मानी और आपने बच्चे की शादी की, वो भी आपको पापा मानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आप अपने जीवन में आदर्श किसे मानते हैं सर? सर 2020 से पहले तो मतलब इस तरह का माहौल नहीं था, इस तरह की संगत नहीं थी कि हम किसी को आदर्श मान रहे हैं, इस तरह की चीजें करें। लेकिन इस कंपनी में जुड़ने के बाद, ज्वाइन होने के बाद में मैं जो कंपनी की जो एमडीज है जी। उनको मैं आदर्श मानता हूँ। वो इसलिए नहीं मानता कि हमारी कंपनी के एमडीज है, इसलिए मानता हूँ कि उनकी जो जीवनी को जो आदमी पढ़ लेगा, उनके जीवन से जो चीजें अच्छी चीजें ग्रहण कर लेगा ना, जी। तो उस व्यक्ति को किसी भी गुरु की या किसी भी ट्रेनिंग की किसी की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या है? ऐसा है कि जैसे मैं बात करूं सुमेर सिंह जी सैनी, जी। जो रियासत ग्रुप के एमडी है, मैंने मेरे जीवन में उनसे ज्यादा नेक, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ आदमी नहीं देखा मैंने। जी। और इतने शालीन और इतने सीधे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने उनसे जीवन में रिस्क लेना सीखा सर, कि आप जीवन में रिस्क नहीं लोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसका एक वाक्य बताता हूँ मैं आपको कि जैसा कि मैंने बताया कि 35 लाख का कर्जा है और 6 महीने में मैंने 10-11 लाख रुपए कमा भी लिए। लेकिन कर्जा होने के बावजूद भी मैंने ग्रांडेड ग्रांडेड ग्रांड आइटेन गाड़ी थी मेरे पास में। उस गाड़ी होते हुए भी मैंने एक 20 लाख की गाड़ी खरीद ली, किया सेल्टोस। कर्जा होते हुए। कर्जा होते हुए भी। हाँ। वो इसलिए कि मुझे पता कि ये जिस जगह काम कर रहे हैं ना, हाँ। तो वो उस जगह आपको ये करना ही पड़ेगा। और एक मैंने 25 लाख का फ्लैट ले लिया। हाँ। तो जब मैं गाड़ी पहली बार लाया तो मेरे जो सीनियर है मुझे सुमेर जी के पास लेके गए कि मैंने कहा सर से मिला के लाओ मेरे को आप। तो सर से बातचीत चली आधा घंटा तक। तो मेरी स्टोरी उनको बताई। बोले यार रामकिशोर जी, एक बात समझ में नहीं आई कि आप तो बता रहे हो कि आपके कर्जा भी है और फिर भी मतलब आपने गाड़ी ले ली 20 लाख की, ये फ्लैट ले लिया, ये कैसे? मैंने कहा सर ये सब आपसे सीखा मैंने। मैं वैसे कैसे सीखा? मैंने कहा सर जब आपकी गवर्नमेंट नौकरी लग गई और आदमी गवर्नमेंट नौकरी लेने के बाद बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है कि मुझे कुछ नहीं करना, मेरा परिवार अच्छा, मस्त रहना। उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी है? गवर्नमेंट नौकरी में वो टीचर थे। अच्छा। तो मैंने कहा सर जब आपने इतना रिस्क ले लिया कि आपने नौकरी छोड़ दी है सोच करके कि मैं तो पलक पैदा ही किसी और चीज के लिए हुआ हूँ, मुझे लाखों लोगों को रोजगार देना है, लाखों लोगों की जिंदगी सुधारनी है, तो सर ये तो हमने आपसे चीजें ग्रहण करी है। तो मतलब ऐसा व्यक्तित्व है कि इतना बड़ा रिस्क उन्होंने लिया। उस समय उनके ससुराल वालों ने, उनके घर वालों ने उसको बेवकूफ कहा, लेकिन आज सब लोग सलाम करते हैं, चमत्कार को नमस्कार है। मेरा ऐसा भी मानना है कि आदमी कितना नॉलेजेबल हो, कितनी नॉलेज रखता हो, लेकिन अगर वो किसी मुकाम पर नहीं है ना, तो उसकी कोई नहीं सुनेगा, उसकी कोई पूछ नहीं है। तो ये चीज तो आपको देखनी पड़ेगी। सर मैंने उनसे रिस्क लेना सीखा और आज भी वो हर व्यक्ति का, चाहे कितने छोटे पद का बंदा हो, हर व्यक्ति की चिंता करते हैं। बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी बात है। तो मैं, और दूसरा है कि सर पैसा आपके पास में कितना ही हो, लेकिन आपके पास में अगर फैमिली मैनेजमेंट नहीं है ना, तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं फूल चंद जी की बात करता हूँ, जो पीसी सर के नाम से जानते हैं हम उनको, जो वीआरबी ग्रुप के एमडी है। तो एक बार कोई मीटिंग हो रही थी, तो एक्चुअली क्या है कि सर 2014 से लेकर 2020 तक जब आदमी के पास पैसा नहीं होता ना, तो अनबन चलती रहती है। तो वाइफ के अंदर चलती रहती थी चीजों को लेकर के, मतलब वो जो बॉन्डिंग होनी चाहिए ना हस्बैंड वाइफ में, वो हो नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि जो जेंट्स होता है ना, कहीं ना कहीं तो उसमें ईगो रहता है, इगोइस्ट होता ही है हाँ, कि यार मैं पैसा कमा रहा हूँ तो मतलब मेरी सुने, मेरी चले, घर में सब कुछ चले, तो ये रहता ही है। अब मुख बुद्धि हमें बता देंगे कि दुनिया में कुछ चीजें अलग भी होती है। तो सर वाइफ को लाए और उन्होंने बोला मंच से, वाइफ साथ में उनके, कि जो वाइफ होती है ना बड़ी, ये घर की लक्ष्मी होती है।
और अगर आपकी लक्ष्मी अगर आपसे खुश है तो लक्ष्मी जी साक्षात आपके घर में है। और आपकी अगर वाइफ आपसे नाराज है, ये पीसी सर ने कहा। किसी सर ने कहा अच्छा। कि अगर आपकी वाइफ आपसे नाराज है तो ये मान के चलें कि आप साक्षात लक्ष्मी जी रूठी हुई है। मैंने उस दिन से पल्ले बांध ली, वो चाहे कुछ नीचे झुकना पड़े हर बार, लेकिन अब वाइफ को इसी रूप में देखना है और 5 साल में रिजल्ट आपके सामने है। उस दिन का दिन है, उसके बाद से मैं वाइफ को एक लक्ष्मी जी के तौर पे देखता हूँ और उसके बाद से आज कोई कमी नहीं है भगवान की दया से। कोई टेंशन नहीं है, कोई वाद विवाद नहीं है, एकदम टनाटन फैमिली मैनेजमेंट है। तो फैमिली मैनेजमेंट मैंने उनसे सीखा सर। हाँ, एक बार राजेश चौधरी जी है, जो हैप्पी ग्रुप के एमडी है, राजेश चौधरी। राजेश चौधरी जी। जी। तो वो क्या है कि सर उनसे सीखा मैंने जीवन में अनुशासन। हम्म, सर वो नियमों के इतने पक्के पक्के हैं कि उनकी नजर में जो चीज सही है वो सही है और जो गलत है गलत है। वो कभी उसमें मतलब ऐसा नहीं करते कि नहीं यार इसने गलती कर दी, छोड़ देते हैं। जो कंपनी के रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं उसमें कोई कोताही नहीं है, जो नियम में है वो उधर जाएगा, वही चीज होगी। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। जी। अनुशासन मैंने उनसे सीखा हम्म, और ये सब चीजें होने के बाद भी आज एक पास में वो चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो दे रहे हैं। तो गंगा सिंह जी तंवर है, जिनको हम जीएसटी सर के नाम से जानते हैं, जो भूमिजा के एमडी है। तो उनसे मैंने जीवन में धैर्य रखना सीखा। वो इतने धैर्यवान व्यक्ति है, इतने धैर्यवान व्यक्ति है, आपको उनके चेहरे से भी लगेगा कि सिचुएशन कैसी भी हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, वो हमेशा धैर्य से रहते हैं। तो मैंने उनसे धैर्य ग्रहण किया। तो ये जो मैंने जो क्वालिटी जिनसे ग्रहण की है, इन्होंने सिखाई नहीं है, हमने इनके जीवन से लिए कि किसके जीवन से मैं क्या ले सकता हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मानसिकता पर डिपेंड करता है कि आप किस व्यक्ति की कौन सी इच्छाएं आप लेना चाहते हैं। जी 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 जी। तो मुझे जो इच्छाएं लगी, जो मैं इनसे ग्रहण की, और मुझे ऐसा लगता है कि आप इनकी इच्छाएं अगर आप ग्रहण कर लोगे, इनकी जीवनी आप पढ़ लोगे ना, भाई हम जीवनी बहुत सारे लोगों की पढ़ते हैं, लेकिन वो आपके सामने नहीं है, पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है। लेकिन जो व्यक्ति आपके सामने 24 घंटे खुली किताब है, तो उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सफलता का बहुत बड़ा राज है सर। मैं आज आपके सामने बैठा हूँ तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है इसका। हमें जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन जो भी घटनाएं घटती है जीवन में वो अच्छे के लिए घटती है। तो इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। हमें साल में, 2 साल में, 3 साल में ये समझ में आता है कि यार उस दिन वो घटनाक्रम अगर नहीं घटता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। या नहीं, सही सही बात है। अब आप ताजुब करोगे कि जब कोरोना आया था, जब मेरा बिजनेस पूरी तरह से ड्रॉप हो गया था, मैं पूरी तरह से खत्म हो गया था, पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया था, तो मुझे कितना बुरा लगा होगा। आप सोच के देखो कि खुद ने बिजनेस खड़ा किया और वो एकदम कोलैप्स हो जाए तो कितनी तकलीफ हुई है। लेकिन उस दिन की तकलीफ है, लेकिन जब मैं आज देखता हूँ ना, सोचता हूँ अगर उस दिन वो नहीं होता ना तो मैं आज आपके सामने बैठा हुआ नहीं होता। बात है, बहुत पॉजिटिव बात है, एकदम सही। तो सर आपने छोटा सा निमंत्रण भेजा और आपने स्वीकार किया और आपने अपना अमूल्य समय दिया। मुझे पता है आप बहुत बिजी भी हैं, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं इसी तरह याद करता रहूंगा। आप जब जब समय मिले पधारते रहिए। सदा आपका बड़े थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर।